नाज़रीन, जैसे कि सेठी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हम पाक फौज के हर उस सिपाही और हर उस अफसर के साथ हैं जो कि हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है और उसके लिए जान देता है, लेकिन हम किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हैं जो इस यूनिफॉर्म को पहनकर बदउनवानी करता है। सेठी साहब, मेरा सवाल अब थोड़ा डायरेक्ट है, वो ये है, लोग अब नॉर्मली पूछ रहे हैं ना कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा किया जा रहा है, ये रिहायर किया जा रहा है, तो क्यों, किसको छुपाने के लिए, किसको प्रोटेक्शन देने के लिए? क्या ये ऐन मुमकिन है कि इन लोगों से ऊपर भी जो लोग हैं, इनके हायर अप्स, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये स्कैम जो है ये फिर 3 लोगों के बेसिस पे तो नहीं हो सकता, शायद कुछ और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। देखिए, यही इसी किस्म की जो डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं एक सीनियर फौजी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे यही सवाल किए। उन्होंने बहुत सी बातें तो मेरी मान ली कि हाँ सवाल जायज़ हैं, मगर उन्होंने एक डायमेंशन की तरफ तवज्जो दिलाई। मेरे पास कोई इल्म उस डायमेंशन का नहीं है, मगर मैं समझता हूँ ज़रूरी है इस डिबेट में कि उसका भी हवाला दिया जाए। वो ये कि उनका ये कहना था कि जब तक ये प्रूफ नहीं मिलता इसका कि बदअनवानी हुई है, लॉस तो हो गया है, मगर अगर नीयत पैसे बनाने की थी तो एक इदारे में ये अच्छी नीयत थी, आपने इन्वेस्टमेंट की, आप उस इदारे के लिए और मुनाफा, प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते थे। अगर कमीशन नहीं खाया आपने, तो अगर कमीशन नहीं खाया, यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर कमीशन नहीं खाया तो फिर लॉस होना जो है इज नॉट अ क्राइम। इन्वेस्टमेंट होती है, लॉसेस होते हैं उसके अंदर। यही इमरान खान साहब भी कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की, वो लॉस हो गया, मगर नीयत साफ थी, कोई कमीशन नहीं ली। यहां भी एक पहलू यह है कि जब तक ये प्रूफ नहीं मिलता कि कोई कमीशन मिली, अच्छा, तो उस वक्त तक प्रिजम्पशन ये है कि अच्छी नीयत के साथ इन्वेस्टमेंट की, सोचा कि ये अच्छा होगा, किसी ने परसुएड किया, इन्होंने सोचा अच्छा होगा, और इन्होंने बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है वो वायलेट किए और इन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट कर दी और नुकसान हो गया। तो जब तक ये प्रूफ नहीं मिलता कि कोई कमीशंस इन्वॉल्व थी, उससे फिर पता चलेगा कि ये क्या नीयत के साथ ये किया था और ये करप्शन है। मगर अगर फैसला ऐसा किया जिसके साथ नुकसान हो गया तो वो बाय इटसेल्फ वो करप्शन नहीं है। अच्छा, एक बात, इसलिए वो कहते हैं कि ये फौज को खुद ट्राई कर लेने दें, और अगर वहां हमें पता चला कि इसमें नीयत भी खराब थी और किकबैक्स भी इन्वॉल्व थे और नुकसान करा दिया रियासत का, तो फिर हम एक्शन लेंगे, ये कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी इनडायरेक्टली कही जाती है कि एनएलसी इदारा का जो स्टेटस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ग्रे जोन में है। बिल्कुल, ये फौज का इदारा है या ये सिविलियन इदारा है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी क्या शेयर क्या है, ये वो अभी तक क्लियर नहीं दी किसी ने, ना फौज ने ना इस हुकूमत ने इसको क्लियर किया इस इशू को। तो ये ग्रे जोन में एनएलसी ऑपरेट करती है। एनएलसी का इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी ताल्लुक है, ये एस्टैब्लिश बात है, ठीक है। और एनएलसी क्योंकि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व है, तो उनकी जो फंडिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फंडिंग कहां से आती है, क्या होता है, उसके ऊपर भी बहुत से ग्रे एरियाज। तो कहने की ये कोशिश की जा रही है फौज की तरफ से कि क्योंकि ये ग्रे एरियाज हैं, इसमें कुछ सीक्रेट्स भी हैं, हम ये खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, और क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं हम उनको पर्दा उनके ऊपर रखना चाहते हैं, मगर अगर इन अफसरों ने कोई बदअनवानी की है या करप्शन की है तो देन वील गेट टू द बॉटम ऑफ इट। ये दिस इज द अदर साइड, दिस इज द अदर साइड। अच्छा, इसलिए हम पब्लिक में, सिविलियन फोरम पे सारी बातें नहीं कर सकते, ना ही दिखा सकते, ये कहना है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि वी प्रेजेंट दिस सेकंड पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, ठीक। बट ये कि जी उनको रिहायर कर लिया गया और ये सारा कुछ कर लिया गया, ये तो फौज की लीडरशिप जो है सिविलियंस के साथ बैठ के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ बैठ के एक रास्ता निकाला जा सकता था कि जो सीक्रेट चीजें हैं अदालत में, वो इन कैमरा ब्रीफिंग भी हो सकती है, जजेस की, प्रोसिक्यूशन की इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी ना। अरे सेठी साहब, फिर सिविलियन इंक्वायरी होनी चाहिए। सही। अरे सेठी साहब, लेकिन फिर वो जो नोशन है, वो सारे कहते हैं जी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया, जी आ जाएं आप, ये एक मामले पर जरा आप क्लैरिटी दें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं आता, फुल कोर्ट रेफरेंस हो गया, उन्होंने कहा जी मैं नहीं आता पीएसी के पास। एनएलसी में कुछ हो गया, हो कहेंगे नहीं हम भी नहीं आएंगे, देते आपको। फिर पार्लियामेंट को लगाएं ताला,
फिर हर इदारा अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे। अगर हम ये कहते हैं कि जज का एहतसाब नहीं कर सकता, तो फिर एक फौजी अफसर, एक कोई जर्नैल बैठा हुआ या कोई सर्विंग ब्रिगेडियर, वो अपने पेटी भाई का एहतसाब कहाँ से करेगा? और सेठी साहब, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अगर ये दुरुस्त भी है जी कि चले कमीशन वाली बात भी, तो फिर आप आ जाएं, आप लोगों को कहें जी कि आप हम इन कैमरा होगी हर चीज़, आप खुद गवर्नमेंट से बात करके चेरी पिक कर ले लोग कि जी इनके साथ हम बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें। ये बातें होंगी, ये इसके जवाब फिर फौज को देने पड़ेंगे। ये मैं तो नहीं दूंगा, ये तो फौज के लीडरशिप को, जर्नैलों को ये इसके जवाब देने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ फौज के जो जूनियर अफसर हैं उनके अंदर भी बड़ी बेचैनी होगी कि ये क्या हो रहा है ऑन द टॉप। तो ये बात फौज की अपनी बेहतरी के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई इसमें सीक्रेट एरियाज हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और इंक्वायरी भी हो सकती है और पनिशमेंट भी हो सकती है और इक्विटल भी हो सकती है। दूसरी बात, इसके एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर आपने 3 जर्नैलों को रीहायर कर लिया फौज के अंदर, पता नहीं किस कानून के तहत किया है, ये भी नहीं पता हमें, और अब आप कह रहे हैं कि सिविलियन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो अर्ज यह है कि तो फिर ठीक है, लेट्स गो बैक। ये जो आईएसआई के सीक्रेट फंड्स का जो केस है, जो चीफ जस्टिस साहब लेके बैठे हुए हैं, और एक चीफ जस्टिस नहीं, मेरा ख्याल है 3-4 चीफ जस्टिस 10 साल तो गुजार दिए उन्होंने इसके ऊपर। तो अगर उनके बस की बात नहीं है तो ये भी जनरल साहब को चाहिए कि ये भी केस खुद ही कर लें, इसकी भी इंक्वायरी खुद ही कर लें। इनको भी कोर्ट मार्शल अगर करना है तो जनरल बेग को बुला लिया जाए, इन सबको बुला लिया जाए, जनरल दुरानी को बुला लिया जाए। और ये जो अभी सिविलियन कोर्ट्स के अंदर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ FIRs कट रही हैं और रेड वारंट्स इशू हो रहे हैं, इसको भी बंद कर देना चाहिए। वो भी खुद ही जनरल मुशर्रफ के साथ उनको भी रीहायर करके और उनको कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। तो मतलब है कि ये फिर बात कहाँ जाके रुकेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फौज को सही जवाब देना चाहिए, फौज की लीडर्स को, जिसके साथ फौज के जवान और यंग ऑफिसर्स जो हैं वो प्राउड हों कि हमारी इदारा जो है जेन्युइनली अकाउंटेबिलिटी अगर होनी है तो सही तरीके से होनी चाहिए। साहब, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर है, वो ये है कि आम तासुर दिया रहा, आपने भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं भी एक बताता हूँ कि इस तरह की इंक्वायरी जब आप बाहर लेकर जाते हैं, पब्लिक में आ जाती है, पेपर्स में छपती है कि ये किया है फौजी अफसरान ने, अगर किया है तो मोरल डिस्टर्ब होता है हमारी फोर्सेस का। लोग कहते हैं जी देखिए हम पर उंगली उठाई जा रही है। आपको याद है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के वक्त के बाद एक ऐसा वक्त था कि फौजी अफसरान को कहा गया था कि आप वर्दी पहनकर बाहर ना निकलिए या पब्लिक प्लेसेस पे ना जाइए। तो ये बात ठीक है, मोरल गिरता है ऐसी चीज़ों से, ये आर्गूमेंट। देखिए, फौज की एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन जिस किस्म की वो बनाई गई है, और हर जगह पे ऐसे होता है, जब फौज के किसी डायमेंशन के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है तो फौज के अंदर भी बेचैनी होती है कि ये क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक शख्स, एक इदारा जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और जान दी है, बिल्कुल दी है, दी है, बिल्कुल, तो वो फिर उसके अंदर ये भी एक जज्बा होता है कि यार मेरे साथ, मैं तो जान देने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि अगर बदअनवानी और बैड प्रैक्टिसेस इस किस्म के इदारे में जन्म पा लें तो फिर वो इदारा जो है वो मजबूत नहीं रहता और इवेंचुअली फिर बदनाम भी हो जाता है। फिर वो फौज जंग नहीं जीत सकती, फिर वो इस किस्म की फौजें हारती हैं, फिर वो फौजें जो हैं वो जंग करने के काबिल ही नहीं रहती, जबकि सारे अफसर जो हैं वो पैसा बनाने में। तो इसके दो पहलू होते हैं। तो ये अब कहना कि जी हमारे ऊपर तनकीद ना आप करें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप कौन होते हैं तनकीद करने वाले, आप अब देखें आपके ऊपर कितने दाग हैं। ये भी बात की जाती है कि सिविलियंस, ब्लडी सिविलियंस, आप लोग, आप तो बिल्कुल ही गंदे हैं, आपके ऊपर तो ये तो आप कौन होते हैं करने वाले। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि फिर जब होता है तो फिर सिविलियंस को कहते हैं आप नहीं हमारा देख सकते, आप सिविलियंस खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, और वहां फिर जुडिशरी भी आ जाती है और फौज भी, फौज के इदारे भी, ANF वो भी ग्रे जोन में है, वो भी ग्रे जोन में है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, तो उसके ऊपर भी किसी सिविलियन का कंट्रोल नहीं है और वो अनअकाउंटेबल है। आपको मालूम है वो क्या करें? मैं ब्रेक के बाद नाज़रीन इसके हवाले से बात होगी कि ये भी एक नया एक कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में कि अब क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं तो इस वक्त क्या हो रहा है। सेठी साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये पूरा मामला क्या था वो तो आपको मालूम, अब तक पता चल चुका होगा कि वो क्या था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सियासत भी है। शेट्टी साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ
मुझे एक बड़ी इस बात पे हैरानी हो रही है, वो ये कि आपको याद है जब ये शुरू हुआ मामला तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे जनाब चौधरी निसार अली खान साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जब से ये मामला अब दोबारा मंजर आम पर आया कि इन्हें रीहायर किया जा रहा है और ये वो, चौधरी साहब आपको पता है लपक के जाते हैं फौरी तौर पे। जब वो पीटीआई का मामला था उन्होंने कहा ऐसे ये कर रही है वो कर रही है। ये एक मामला था जो कि उनके दौर में इनिशिएट हुआ। चौधरी साहब खामोश हैं। चौधरी साहब खामोश हैं। मैं तो फिर एक ही बात सोच सकता हूं कि क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है और फौज के साथ ताल्लुक है, चौधरी साहब की फैमिली फौजी फैमिली। चौधरी साहब के बड़े भाई आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे हैं, फिर जनरल नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल कह गया जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, और सो ही कम्स फ्रॉम एन आर्मी फैमिली। मेरा ख्याल है वो थोड़े से सेंसिटिव हैं ऑन दिस मैटर, तो शायद उन्होंने परहेज किया कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात ना करूं। कमेटी डालो। नहीं, मतलब जाहिर है कि फिर वो सेंसिटिविटीज़ तो होती है ना, तो फिर इसलिए शायद वो उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट ओवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट एस्टैब्लिश किए हैं यहाँ। मगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो साइलेंट हैं, मगर साद रफीक साहब ठीक ठाक बोले आज, तो उन्होंने अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक्सप्लेन कर दिया ना। पता नहीं पार्टी का है या उनका नहीं, पार्टी का है, क्योंकि देखिए आप मियां नवाज शरीफ साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर है, सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर मिलिट्री। 2 दफ़ा उनकी छुट्टी कराई है फौजियों ने, जर्नैलों ने, तो इसलिए ही इज़ वेरी क्लियर। और साद रफीक साहब जो हैं उनके साथ भी बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम, तो वो अब भूलते नहीं हैं कि ये जो सिलसिला है इसको ठीक करना पड़ेगा। मगर और पीपल्स पार्टी के साथ तो खैर बड़ी अच्छे से हादसे हो रहे हैं इसके, तो उनके कहना कि वो तनकीदी जायजा लेते हैं फौज का, वो तो अलग बात है। मगर नून लीग का ये बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है पिछले 4, 5, 10 साल से। मगर एक और बड़ा दिलचस्प बात इसमें कि मैंने इमरान खान की तरफ से कोई नहीं सुना कुछ इसके इस मौजू के ऊपर, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। उनकी नज़र में नहीं आया होगा। अच्छा, 3 साल से ये मामला चल रहा है और उनकी नज़र में नहीं आया, तो मेरी पूरी तवक्को है कि अब उम्मीद है कि खान साहब भी इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे और हमें बताएंगे कि सही रास्ता क्या है। और इसके साथ साथ मैं अल्ताफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको थोड़ा इसके ऊपर गौर और फिक्र करें, क्योंकि आपको याद होगा वो जब जर्नैलों की काफ़ी बात करते हैं, एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रियाटिक जनरल्स क्या कर रहे हैं, तो अब अलेजिडली करप्ट जनरल्स के ऊपर भी हम समझते हैं कि उनकी तरफ से कुछ बात होनी चाहिए अलेजिडली। और दूसरा ये कि फिर उन्होंने ये भी बहुत दफ़ा कहा है कि जमहूरियत को वो सपोर्ट करते हैं और किसी किस्म की मिलिट्री इंटरवेंशन को नहीं करते। तो अल्ताफ भाई दोनों बातें कहते रहे, तो मैं चाहूँगा कि इमरान खान की तरफ से भी इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, उनकी समझ आनी चाहिए कि वो क्या समझते हैं इस सब चीज़ का। सेठ साहब, आपको नहीं लगता कि मसलहत के तौर पर, सियासी मसलहत के तौर पर, या अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपने मफादात की वजह से लीडर्स ऐसी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन करते हैं? मतलब देखें, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंशंस मिलती हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल चुप रहते हैं, हालांकि उसूल का मामला है, चुप नहीं रहना चाहिए, उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। पीएससी में वो नहीं आते, मियाँ साहब खामोश रहते हैं, तो फिर खान साहब अगर इस वजह से खामोश रह गए तो क्या हो गया? हमारे लिए कौन सी नई बात है? हाँ ठीक है, फिर अगर आपने यही कहना है कि भाई हर बंदा जो अपने मफाद, तो फिर आपने मियाँ साहब के मफाद तो बता दिए कि आपने इशारा किया कि वो जुडिशरी के साथ है और आंखें बंद करके उनके साथ है, तो फिर आप ये भी कह दीजिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो फौज के खिलाड़ी हैं और खामोश हैं और वो फौज की टीम लीड कर रहे हैं, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको क्लियर बता दिया कि फिर वो होते हैं अपने। तो मैं समझता हूँ कि वो जवाब आएगा खान साहब की तरफ से, कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगा। अच्छा, तो इंतजार कीजिए, इंतजार फिर। हाँ, कोई ज्यादती, अब ये पहले से प्री डिटरमिन्ड कोई फैसला मत कर लीजिए आप। अच्छा, मैं नहीं, बिल्कुल खान साहब इस पे बोलेंगे, वो कुछ कहेंगे और मेरी तवक्को है कि वो सही बात करेंगे, खड़क के बोलेंगे, सही बात करेंगे, सही बात करेंगे। अच्छा रेड्डी साहब, जो हमें सवालात आ रहे हैं उसमें एक सवाल ये है कि आजकल जो ये सारा आपने डिस्कस किया है, क्या इसके बाद ये समझ लिया जाए और मान लिया जाए कि हमारे मुल्क में आज भी स्टेट विद इन अ स्टेट है और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, डेमोक्रेसी आए जाए कुछ भी नहीं हो सकता? स्टेट विद इन अ स्टेट 65 ईयर्स से है, 3 मार्शल लॉ 33 ईयर्स, स्टेट विद इन अ स्टेट ही रही है।
और जब सिविलियंस आए हैं तो स्टेट विद इन स्टेट ने सिविलियंस की भी छुट्टी कराई है। 4 हुकूमतें गिराई हैं स्टेट विद इन स्टेट ने। ये पहली हुकूमत है जो कि अपना टर्म कंप्लीट कर रही है, और ये भी मैं कहता चलूं कि स्टेट विद इन स्टेट ने कोशिश इस हुकूमत को भी डिस्क्रेडिट करके गिराने की थी, और हमने ये डिस्कस किया। बड़े इश्यूज हुए हैं इसके ऊपर। यही डिबेट चल रही है कि अपने दायरे से बाहर नहीं किसी को निकलना चाहिए। यही इस वक्त डिबेट चल रही। तो मैं समझता हूँ ये डिबेट बड़ी रेलेवेंट है। पाकिस्तान क्रॉस रोड्स पे है। ये जो स्टेट विद इन स्टेट ने जो रूलिंग की है ना इस मुल्क में, वो उससे नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। जिस मोड़ पे आज आप खड़े हैं इसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट विद इन स्टेट पे है। उन्होंने इस मुल्क को चलाया है और नहीं चला सके और हमें इस मोड़ पे खड़ा किया वो। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासी लीडर्स थे वो इतने डरू थे, या इतने लैक ऑफ विजन थी, या इतने अनइंटेलिजेंट थे, या इतने उनमें दयानतदारी नहीं थी कि वो बिल्कुल मुलाजिम बन गए स्टेट विद इन स्टेट के। उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल, और हर दफा साथ दिया और चुप करके हर बात मानी। मगर अब सूरत हाल ऐसी है कि ये अब चल नहीं सकता ऐसे, और ये अब सियासतदानों को भी एहसास हो गया है। जो साद रफीक साहब ने आज बात की है, ये 15 साल पहले वो नहीं कर सकते थे, ना वो करना चाहते थे। उन्हें हकीकत उस वक्त भी पता थी जो हकीकत है, आज भी उन्हें वही हकीकत पता है, मगर उन्हें ये एहसास हुआ है कि वो उस हकीकत के साथ उनकी सियासी जमात को भी और मुल्क को भी नुकसान हुआ है, इसलिए आज वो खड़े हो गए। इसीलिए नवाज शरीफ साहब खड़े हुए। पीपल्स पार्टी तो 1979 से खड़ी है, जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन ज़ियाउल हक साहब के हाथों हुई। तो वो तो अपने मार्टर्स गिनते हैं, और अभी भी यही कहते हैं कि ये मोहतरमा का जो कत्ल है उसमें स्टेट विद इन स्टेट का हाथ है, और स्टेट विद इन स्टेट ने बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं की। जो भी इंक्वायरीज हुई हैं मोहतरमा की मर्डर में, असैसिनेशन में, स्टेट विद इन स्टेट ने कोई कोऑपरेशन नहीं किया। तो अर्ज ये है कि ये अब ऐसे चल नहीं सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि रातों रात आप स्टेट विद इन स्टेट को गाली गलौज करके और उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करें। ये भी एक ट्रांजिशन पीरियड है। इस ट्रांजिशन पीरियड में एक सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी को सामने रख के एक ट्रांजिशन पीरियड में स्लोली इस बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। अगर कोशिश ये की कि इस बैलेंस को ओवरथ्रो कर दिया जाए, जैसे नई पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी और ये रहमान मलिक साहब के खाते में एक इल्ज़ाम लग गया कि जी उन्होंने ISI के इंटरनल पॉलिटिकल विंग को चार्ज टेक ओवर करने की रातों रात कोशिश की जाए, तो वो नाकाम हो गया ना। तो इस किस्म की नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पावर, पार्लियामेंट की बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट साथ पार्लियामेंट के, उसके बरक्स नहीं, उसके खिलाफ नहीं। जब सिविलियंस इन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे, फिर वो उस पोजीशन में आएंगे कि स्टेट विद इन स्टेट को ये कहेंगे कि ये ऐसे नहीं चल सकता। फिर एक प्रेशर भी होगा दयानतदारी का, अकाउंटेबिलिटी का, परफॉर्मेंस का, सिविलियंस का, तो स्टेट विद इन स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप इस सूरत हाल में जब हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी लग रहे हैं, आप मेरे पे लग रहे हैं, तो हमारी जो आवाज है वो कमजोर है। तो इसलिए जब तक ये सारी चीजें साफ शफाफ नहीं होंगी और हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो जाएंगे और जिम्मेदारी का इजहार नहीं करेंगे और मुल्क फर्स्ट, उस वक्त तक ये चलेगा ये मामला स्टेट विद इन स्टेट। ये स्टेट विद इन स्टेट बटन दबाने के साथ रातों रात ख़त्म नहीं होगी। जितनी जल्दी ये ख़त्म हो उतना बेहतर है। उसकी प्री कंडीशन ये है कि अस सिविलियंस हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। वी हैव टू बी क्लीन, वी हैव टू बी एफिशिएंट, वी हैव टू सेट एग्जाम्पल्स, वी हैव टू बी अकाउंटेबल। हमें आवाम की इज्जत करनी है, आवाम को डिलीवरी देनी है। जब वो होगा तो फिर हम अब कहते हैं कि जी ठीक है, फौज ने जान देती है, तो हमारे में लोग हैं वो कहते हैं हम पेट काट के फौज को खिलाते हैं बजट्स में से। दोनों बातें सही हैं। तो ये दोनों बातें जो है नहीं होनी चाहिए। जो हम दें फौज को सही दें ताकि फौज मजबूत हो, स्ट्रांग हो हमारी डिफेंस, मगर एट द सेम टाइम फौज मस्ट बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स और सिविलियंस मस्ट सेट द पेस ऑफ गुड पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। बिल्कुल दयानतदारी के साथ। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।